हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के, जो आने वाले सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि स्टडी आई क्यू के जो पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज हैं वो क्लैट और सीडीएस के लिए भी अवेलेबल हैं, और आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर सारी डिटेल्स देखने के लिए और डायरेक्टली ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं studiiq.in। मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था उस वक्त वाइसरॉय कौन था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था 1920 में और 1922 में ये खत्म हो गया था। तो जब ये शुरू हुआ था, क्वेश्चन हमसे शुरुआत की पूछी गई है, शुरुआत के बारे में पूछा गया है, तो उस वक्त थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्योंकि अगर आपको याद हो, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, तो उस समय भी यही चैम्सफोर्ड थे। और लॉर्ड अर्विन जो हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ था उस वक्त थे 1930 में। माउंटबेटन तो भारत की आज़ादी के वक्त वाइसरॉय थे, और लॉर्ड वेवल 43 से 47 तक थे। कुछ हिस्सा उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट का चल रहा था। दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई है? बी आर अम्बेडकर, सी आर दास, बिपिन चंद्रपाल या सी एफ एंड्रयूज। तो देखिए, इनमें आंसर है इसका सी एफ एंड्रयूज। और सी एफ एंड्रयूज कौन थे, आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ। सी एफ एंड्रयूज एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, ये फादर थे चर्च के, जो कि इंग्लैंड से भारत आए थे और बाद में ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली में पढ़ाने लगे थे। लेकिन ये कांग्रेस के नेताओं के और खास करके महात्मा गांधी के काफ़ी नज़दीक हो गए, और महात्मा गांधी से इनकी काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। और महात्मा गांधी ने ही इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी थी। दीन बंधु यानी कि जो गरीब हैं, दीन हैं, उनका दोस्त, दीन बंधु। आप सी आर दास से कंफ्यूज मत होइएगा, सी आर दास का नाम था देश बंधु, यानी कि नाम मिलते जुलते हैं। देश बंधु यानी कि जो देश है उसका दोस्त, देश बंधु सी आर दास, चित्तरंजन दास, ये भी बंगाल के नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। तो दीन बंधु हैं सी एफ एंड्रयूज। राजा राम मोहन रॉय इनमें से किसके खिलाफ लड़ाई में अग्रणी थे? तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के फाउंडर, और इन्होंने किस कुरीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी? बाल विवाह, सती, या फिर रिप्रेशन ऑफ प्रेस, यानी कि जो प्रेस है और पत्रकारिता है उसका जो दमन करते थे अंग्रेज, उसके खिलाफ, या फिर फाइनली रिलीजियस कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन। तो इसका आंसर है सती कस्टम। बहुत ही फेमस, उन्हीं के एफर्ट्स के कारण सन 1829 में सती प्रिवेंशन एक्ट आया था एक, जिसमें कि अंग्रेज़ों ने सती को बैन कर दिया था, सती प्रथा को बंद कर दिया गया था, ऑफिशियली बैन कर दिया गया था। तो वो राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से ही संभव हुआ था कि लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा को बैन किया। इनमें से किस वाइसरॉय ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील किया? रिपील का मतलब है कि हटा दिया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है क्या। वर्नाक्युलर का मतलब होता है कि लोकल भाषा, वहाँ की जो किसी भी एरिया की लोकल भाषा को वर्नाक्युलर कहा जाता है। तो वर्नाक्युलर प्रेस यानी कि जो लोकल हिंदी या बंगाली भाषा में अखबार छपते थे, उनमें जब से न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए थे, काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ बातें उनमें लिखी जाती थी। तो इसको बंद करवाने के लिए एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। इसे लेकर आया लॉर्ड लिटन, और 4 साल बाद ही लॉर्ड रिपन ने इसे रिपील कर दिया। तो इस क्वेश्चन, मराठा और केसरी नाम के अखबारों के फाउंडर कौन थे? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मराठा और केसरी, आप गैस कर सकते हैं कि ये मराठी या फिर किसी मराठी नेता के अखबार होंगे, और इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन में जो नेताओं के नाम लिखे हैं वो सभी महाराष्ट्र से ही संबंध रखते हैं। इनमें से 3, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले और विनायक दामोदर सावरकर, लेकिन इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो मराठा और केसरी उनके 2 अखबार थे, इंग्लिश और मराठी भाषा में। अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। आपको इन मॉन्यूमेंट्स को इनके बनने के क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ताजमहल आगरा, दूसरा शालीमार बाग मुगल गार्डन्स श्रीनगर में, तीसरा हुमायूंस टूम, और चौथा बीवी का मकबरा औरंगाबाद। बजाय इन मॉन्यूमेंट्स के बनने की डेट याद करने के, आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप ये याद रखिए कि इन्हें बनवाया किसने या फिर किसके शासनकाल में ये बने थे। तो अगर आप राजा या सुल्तान का नाम याद कर लेते हैं तो उससे आप क्रोनोलॉजिकल क्रम में अरेंज कर सकते हैं। खास करके मुगल्स में ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, और मिडीवल हिस्ट्री में भी। तो देखिए, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ ने।
ठीक है। शालीमार बाग, मुगल गार्डन्स ये बनाए थे जहांगीर ने। हुमायूंस टूम अकबर के समय में बना था। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, ये औरंगज़ेब ने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था। तो अब सबसे पहले कौन आया? ऑब्वियसली अकबर। तो आंसर में सबसे पहले आएगा 3 हुमायूंस टूम। अकबर का बेटा था जहांगीर, तो शालीमार बाग उसके बाद बना। उसके बाद आया शाहजहां, तो यानी कि ये, और लास्ट में औरंगज़ेब। तो 3214। यक्षगण एक आर्ट फॉर्म है, वो किस राज्य का है? यक्षगण कर्नाटका का एक आर्ट फॉर्म है। और यक्षगण के अंदर एक तरह का थिएटर परफॉर्मेंस होता है जिसमें थिएटर प्लस डांस होता है। और ये परफॉर्मेंसेस शाम को शुरू होते हैं और कई बार सुबह तक चलते हैं। और इनमें जनरली पुरानी कहानियाँ जो हैं, पुराणों की या फिर रामायण महाभारत की कहानियों को दर्शाया जाता है। और ये मेनली कोस्टल कर्नाटका के जो एरिया है, मैंगलोर और उडुपी डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। और वहीं से इसकी शुरुआत हुई यक्षगण आर्ट फॉर्म। याद रखिएगा, कर्नाटका। इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सी जगह गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से नहीं जुड़ी हुई है? तो देखिए, लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, तो ऑब्वियसली ये तो है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। गया भी है क्योंकि वहाँ पे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उनका सबसे पहला सरमन था, पहला प्रवचन था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर है गंधार। गंधार में हालांकि बाद में बुद्धिज़्म फैल गया। गंधार आज जो अफगानिस्तान का कंधार नाम का इलाका है, उसी को कहते थे। गंधार, पूरा अफगानिस्तान जो है वो वाला एरिया गंधार कहलाता था। तो बुद्ध की मृत्यु के लगभग 600 साल बाद वहाँ पे बुद्धिज़्म फैला। लेकिन बुद्ध की जीवन काल में वहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं था गंधार से। तो हमारा आंसर है गंधार। तो आप इन 4 को याद रखिए। इनके अलावा जनरली कोई शहर पूछा नहीं जाएगा ऑप्शन में। लुम्बिनी, गया, सरनाथ, कुशीनगर, यानी कि आप देखिए जो ये जो बिहार और यूपी वाला जो बेल्ट है जहाँ पे इनकी लाइफ पूरी बीती थी गौतम बुद्ध की, यहाँ से ही इनका संबंध मेनली। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसमें कोई दूसरा सिटी होगा जो बहुत दूर होगा। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सा वंश था जो मौर्य वंश के पतन के पश्चात पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा? पाटलिपुत्र मगध का कैपिटल था। और मगध में मौर्य के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? सुंग, नंद, शिशुनाग या हर्यंक? तो देखिए, इसका आंसर नंद नहीं है क्योंकि नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश आया था। शिशुनाग भी नहीं है क्योंकि ये तो बहुत पहले थे, शिशुनाग और हर्यंक। आंसर है सुंग डायनेस्टी। और जो मंत्री था जिसने आखिरी मौर्य राजा को मारकर सत्ता हत्या ली थी, वो था पुष्यमित्र सुंग। तो सुंग वंश इसका आंसर है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और चारों इन जगहों पे थी। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में कुंडलवन नाम की जगह पे। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने इन्हें ऑलरेडी सीक्वेंस में ही अरेंज किया है। तो हमारा आंसर है राजगृह। यहाँ पे हुई थी फर्स्ट। सेकंड काउंसिल हुई थी वैशाली में। थर्ड पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा, थर्ड पाटलिपुत्र की जो थी वो अशोक द ग्रेट ने बुलवाई थी। और चौथी कश्मीर में कनिष्क ने बुलवाई थी। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, किस राजा ने इन काउंसिल को बुलाया था, ये 2 का याद रखिएगा। और जगह चारों की इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। इब्न बतूता एक फेमस ट्रैवलर थे, वो भारत किसके शासनकाल में आए थे? तो सबसे पहले इब्न बतूता के बारे में बता दूं, ये मोरक्को नाम का एक देश है अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ से थे। और ये घूमते घूमते नॉर्थ अफ्रीका, अरेबिया, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, पर्शिया होते हुए भारत आए। और भारत में ये कुछ साल रहे। और वहाँ पे भारत में मोहम्मद बिन तुगलक उस वक्त राजा था, सुल्तान था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें चीफ काजी की पोजीशन दी, यानी कि रिलीजियस हेड पूरे स्टेट का। और कई सालों तक ये वहाँ पे रहे। उसके बाद ये भारत से आगे जाकर मालदीव, श्रीलंका और चाइना की तरफ बढ़ गए। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। एक जानकारी और याद रखिएगा, इब्न बतूता की जो बुक है जो उन्होंने अपने पूरे ट्रैवल्स के बेस पर लिखी है, उसका नाम था रिहला। रिहला या रिहला कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नाम की बुक किसने लिखी थी? अलेक्जेंडर। तो देखिए, अलेक्जेंडर तो लड़ाई लड़ते लड़ते ही मर गया था सिर्फ 32-33 साल की उम्र में, तो वो तो नहीं हो सकता। एरिस्टोटल और प्लेटो कभी भारत आए नहीं। ये दोनों महान ग्रीक दार्शनिक थे, चिंतक थे, विचारक थे। इन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं था, तो ये भारत के बारे में कैसे लिखेंगे? आंसर है इसका मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है वो एक ग्रीक एम्बेसडर था और सेल्यूकस निकेटर ने उसे
भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है मौर्य वंश के अंडर में, भारत का सोशल लाइफ कैसी है, भारत में सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब उन्होंने उस किताब में लिखा, इंडिका में। एंशंट इंडिया में चेर साम्राज्य किस टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता था, यानी कि आज के ज़माने में किस एरिया में चेर वंश का साम्राज्य था? तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है केरल। और केरल में ये संगम एज के वक्त में इनका रूल था। संगम एज लगभग 300 BC से 300 AD के वक्त का समय है। और इसमें 3 डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया में, चोल, चेर और पांड्य। इनमें से चेर साम्राज्य केरला वाले एरिया पे काबिज था। शक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने साल के डिफरेंस पे चलता है? तो पहले तो आपको बताऊं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ये वो कैलेंडर है जो आप और मैं अब आजकल हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग साल चल रहा है 2016, 17, 18 ऐसे हम लिखते हैं। ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, लेकिन अब पूरे दुनिया में इस वक्त यही अपनाया जाता है। शक कैलेंडर जो है वो इससे कितने डिफरेंस पे है? तो देखिए, शक कैलेंडर 78 AD में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 78। वो 78 AD में शुरू हुआ था। तो इसका मतलब जब ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 साल बीत चुके थे तब शक कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो यानी कि जब यहाँ पे 79 AD आया तब शक कैलेंडर में साल होगा 1। तो इसे कहेंगे 1 शक इरा, या इस तरह से लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, शक इरा को मैं क्यों यहाँ पे पूछ रहा हूँ? क्योंकि ये भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है। भारत सरकार ऑफिशियली इसे मानती है। हालांकि ये प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन सरकार इसे ही मानती है। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? फाहियान कौन था? फाहियान एक चाइनीज़ पिलग्रिम था, चाइनीज़ ट्रैवलर था, और ये गुप्ता वंश के काल में आया था। आप देख सकते हैं चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों गुप्ता वंश के राजा हैं। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड, या फिर कभी कभी इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, फाहियान और ह्यूएन सांग भी आपको पता होने चाहिए किसके शासनकाल में आए थे, राजा हर्ष के समय में। खजुराहो के जो मंदिर हैं, बहुत ही फेमस मंदिर हैं खजुराहो के, और ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित हैं, यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। ये किसके शासनकाल में बने थे, कौन से राजाओं के? बुंदेला, चंदेल, राष्ट्रकूट या सातवाहन? इसका आंसर है चंदेल। तो देखिए, राष्ट्रकूट और सातवाहन का तो इस एरिया पे कभी राज रहा ही नहीं, और बुंदेल और चंदेल राजा थे, लेकिन चंदेल राजाओं ने ये बनाए थे। और ये लगभग 9th to 11th सेंचुरी के बीच में ये सारे मंदिर बनाए गए थे। इनमें से एक टेम्पल काफ़ी बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव का। ये नाम आपको याद होना चाहिए, ये कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो आपको बताना है, खजुराहो ऑप्शन में होगा या फिर छतरपुर ऑप्शन में हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, कंदरिया महादेव। और भी कई सारे मंदिर हैं, सिर्फ एक नहीं है, उनमें से ये एक बहुत फेमस है। अब मैं बात करूंगा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नदियों को उनके स्टेट से करेक्टली मैच करिए कि कौन सी नदी किस राज्य में बहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंबल। चंबल इनमें से बहती है किस राज्य में? राजस्थान में। दूसरी है तुंगभद्र। तुंगभद्र नदी जो है वो बहती है कर्नाटका में, और तुंगभद्र नदी आगे जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। ब्यास, ब्यास आप बताइए। देखिए, ब्यास आप शायद इसमें सोच रहे होंगे पंजाब आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्यास नदी हिमाचल से शुरू होती है, मनाली के पास से, और वहाँ से बहते हुए पंजाब में जाती है। तो ब्यास हिमाचल। फिर है किशन गंगा। तो किशन गंगा बहुत ही फेमस, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उस पर चल रहा है, जिस पे पाकिस्तान कई बार आपत्ति उठा चुका है और इसीलिए ये न्यूज़ में भी रहता है। तो किशन गंगा है जम्मू एंड कश्मीर में, झेलम नदी की ये ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। आखिरी में है तीस्ता। तीस्ता नदी सिक्किम से शुरू होकर बहती है, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तीस्ता। नंदा देवी जो चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है नंदा देवी। नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और नंदा देवी एक पहाड़ का भी नाम है। तो यह हिमाचल की सबसे ऊंची पहाड़ों में से, ऊंचे पहाड़ों में से एक है। इनफैक्ट भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, अगर आप K2 को भारत में नहीं गिने। K2 वैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है,
और उसके बाद भारत में सबसे ऊंचा पहाड़ है कंचनजंगा, और तीसरे नंबर पे है नंदा देवी। तो नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। राजपीपला, मैकाल और महादेव हिल्स कौन सी रेंज का हिस्सा हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? विंध्य, शिवालिक या नीलगिरी या फिर सतपुड़ा? तो देखिए ये तीनों कुछ छोटे छोटे हिल्स हैं जो कि मिलकर बनाते हैं सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज जो है वो भारत में दो नदियां यहाँ पे बहती हैं, आपको ध्यान होगा, नर्मदा और तापी। इन नर्मदा और तापी के बीच में ये सतपुड़ा रेंज स्थित है, और इनकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ जो कि पंचमढ़ी के पास में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित एक हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी भी इसी सतपुड़ा रेंज में स्थित है, काफ़ी फेमस जगह। और नाम याद रखिएगा, धूपगढ़ और राजपीपला, मैकाल और महादेव। आपको इन शहरों को मैच करना है कि वो इनमें से किस नदी के तट पर स्थित हैं। मैच द सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। तो सबसे पहला शहर पंजिम। पंजिम गोवा का कैपिटल है और ये स्थित है मांडोवी नदी के किनारे पे। दूसरा है मनाली। मनाली, आप सोच रहे होंगे मनाली तो हिल स्टेशन है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो देखिए ब्यास नदी का उद्गम मनाली के काफ़ी नज़दीक होता है, रोहतांग पास के नज़दीक में ही, इसीलिए मनाली ब्यास नदी के किनारे पे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पे। विजयवाड़ा कृष्णा, क्योंकि आप देखेंगे कि इनमें से सिर्फ एक कृष्णा नदी है जो आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। और इरोड कावेरी, कावेरी जिसे कई बार दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इरोड शहर तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये चारों जो राज्य आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, ये सभी इनमें काफ़ी गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन सबसे टॉप पे है उत्तर प्रदेश, हमेशा नंबर 1 पे रहता है। सेकंड पे हमेशा महाराष्ट्र रहता है, और कर्नाटका, तमिलनाडु कई बार थर्ड फोर्थ आपस में चेंज होते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोड्यूस होता है। एक और फैक्ट याद रखिएगा, भारत ओवरऑल दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है। इनमें से कौन से ग्रह का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो देखिए अर्थ का तो है, मून, चांद, सैटर्न के भी कई सारे उपग्रह हैं, मार्स के भी हैं, मरकरी और वीनस, इन दो ग्रह के कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो हमारा आंसर है मरकरी और वीनस, ये दोनों आंसर सही हैं, मरकरी और वीनस। इन दो के अलावा सारे ग्रहों के कोई ना कोई नेचुरल सैटेलाइट हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये दो शुरुआती ग्रह हैं, बाकी सातों के कोई ना कोई सैटेलाइट मौजूद हैं। कोटोपैक्सी नाम का वॉल्केनो कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कोटोपैक्सी एक एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि इस पे समय समय पे विस्फोट हो जाता है, लावा बाहर निकल के आ जाता है और इससे आसपास के एरिया को नुकसान होता है। तो कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है? क्या ये एल्प्स में है? एल्प्स यूरोप की पर्वत श्रृंखला है? तो जी नहीं, एल्प्स में नहीं है। सियरा नेवाडा नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, तो वहाँ पर भी ये नहीं है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में, उत्तर से लेके पूरे दक्षिण हिस्से तक कवर करती हुई एंडीज पर्वत श्रृंखला में कोटोपैक्सी स्थित है। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर नाम के देश में है। इक्वाडोर एंडीज में स्थित एक देश है। और आंसर लास्ट है जापानीज एल्प्स। तो आप ये मत समझिएगा कि ये ऑप्शन ही गलत है। जापान के भी जो पहाड़ है उन्हें कई बार एल्प्स ही कहा जाता है, जापानीज एल्प्स। वहाँ पे भी काफ़ी सारे वॉल्केनो हैं, लेकिन कोटोपैक्सी वहाँ नहीं है। तो आप देखिए ये जो तीनों माउंटेन रेंजेस हैं, ये तीनों रिंग ऑफ फायर के आसपास हैं। रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक ओशन के किनारे के जो एरियाज़ हैं, यानी कि एक तरफ जापान और फिलीपींस और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट, इन एरिया में भूकंप और वॉल्केनोज़ बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है, वॉल्केनोज़ की संख्या ज़्यादा है। भूकंप भी कई बार आता रहता है क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, सबसाइड कर रही हैं, और इसी कारण इस एरिया को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तो ये कोटोपैक्सी भी उसी रिंग ऑफ फायर पे स्थित है। बहुत ही फेमस वॉल्केनो है, इक्वाडोर का सबसे फेमस वॉल्केनो कोटोपैक्सी। यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखिएगा, भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भारत का अकेला इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है।
नागार्जुन सागर डैम किस नदी पे स्थित है? नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ तो आप नदी गैस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी। देखिए, तुंगभद्र कृष्णा में आके मिल जाती है, उसी की ट्रिब्यूटरी है। कावेरी नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से नहीं बहती है, गोदावरी बहती है। लेकिन नागार्जुन सागर डैम जो है वो बिल्कुल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। 1955 में इसे जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था और इससे एक तो हैदराबाद शहर को पानी जाता है पीने का, और उसके अलावा बहुत बड़े एरिया में इससे इरिगेशन होता है, खेती के लिए पानी जाता है। और ये है कृष्णा नदी पे स्थित नागार्जुन सागर डैम। दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली कौन सी नदी पे स्थित है? रिवराइन आइलैंड का मतलब है कि ऐसा आइलैंड जो पूरी तरह से नदी के बीच में स्थित है। तो माजुली दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में से है और पहले इसका एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा था, लेकिन अब ये लगभग 300 से 400 स्क्वायर किलोमीटर में सिमट गया है क्योंकि वहाँ पे लगातार इरोजन हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी में ये है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो वहाँ की मिट्टी को बहा के ले जा रहा है और इसीलिए वहाँ पे इरोजन के कारण ये आइलैंड छोटा होता जा रहा है। लेकिन अभी भी ये दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में से है। रिवर राइन आइलैंड्स, ना कि ओशन आइलैंड्स, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। और एक और बात याद रखिए, माजुली इंडिया का एकमात्र रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। सितंबर 2016 में इसे एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। पहले ये सब डिवीज़न था और ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है सितंबर 2016 में। और अब ये भारत का इकलौता रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पूरी तरह से एक आइलैंड है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है। और आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल वो यहीं से एमएलए हैं, माजुली से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर आईएसटी कहाँ के लोकल टाइम से कॉरेस्पॉन्ड करता है, यानी कि किस लॉन्गिट्यूड पे ये वहाँ का जो लोकल टाइम है वो पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है? तो क्या ये 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, या 80.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या 82.5, या 90.5? तो इसका आंसर है 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये लाइन इलाहाबाद के नज़दीक से गुजरती है, बिल्कुल इलाहाबाद से तो नहीं, उसके थोड़ा सा नज़दीक से गुजरती है। और इसे भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जो कि यूटीसी से 5.5 घंटे आ गया है। यूटीसी यानी कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम होता है एक, और ये जीएम ग्रीनविच से इसका टाइम माना जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो होता है, जीएमटी। ग्रीनविच लंदन के पास में एक जगह है जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी थी, वहाँ से इसका टाइम ज़ीरो माना गया। वहाँ पे ज़ीरो लॉन्गिट्यूड है, तो उस लॉन्गिट्यूड से जब आप प्लस या माइनस में जाते हैं तो टाइम आगे या पीछे चलता है। तो 5.5 घंटे का वहाँ से फ़र्क है। तो कई बार ऐसे भी बताते हैं कि आईएसटी, आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, IST = +530 UTC। तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आप याद रखिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तराखंड या केरला? तो इसका आंसर है केरला। और साइलेंट वैली, इसे साइलेंट वैली इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिकाडास का शोर नहीं होता है। सिकाडास काफ़ी शोर करते हैं, एक ऐसा कीड़ा होता है जो काफ़ी आवाज़ करता है रात को। वहाँ पे ये नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई शोर नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है, इसीलिए इसे कहते हैं साइलेंट वैली। अब साइलेंट वैली जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा बन चुका है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ से बिल्कुल पास में है। नीलगिरी वैसे तमिलनाडु और केरला के बीच की, दोनों के बीच में आते हैं पहाड़, तो अब इसे कंटिग्यूअस एरिया ही माना गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, लेकिन फिर भी अभी एक अलग साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। भारत की इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है? ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है भारत की। आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है, सुनसान सा इलाका है। तो ये किसी हिमालय के पहाड़ों में, तो या सिक्किम है, हिमाचल है, अरुणाचल या फिर लद्दाख? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में हनले नाम की एक जगह है, साउथ ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे ये स्थित है 4500 मीटर की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर ऑब्जर्वेटरीज पूरी दुनिया में क्यों बनाई जाती है? ताकि वहाँ पे बिना किसी साउंड पॉल्यूशन, बिना किसी लाइट पॉल्यूशन, बिना किसी डस्ट और किसी तरह के इंटरफेरेंस के बिना अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया जा सके स्टार्स का या फिर गैलेक्सी का, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का पॉल्यूशन उसे क्लाउड नहीं करेगा। शहरों के पास अगर ऑब्जर्वेटरी होती है तो वहाँ पे धुआं और धूल काफ़ी होता है, इसीलिए इन्हें दूर दराज के इलाकों में बनाया जाता है। तो दुनिया की जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज़ हैं ज़्यादातर सब अच्छी पहाड़ों पे, ऊंचाइयों पे स्थित है।
आप याद रखिएगा, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लद्दाख। जगह का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हनले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। तो पॉलिटी में हम शुरुआत करेंगे हमारे संविधान के बनने से। तो संविधान जब बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? बी आर अम्बेडकर, तो आपको पता ही होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और बी एन राव जो हैं वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, बी एन राव। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने सदस्य मौजूद होते हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की कमिटीज़ में से एक है और इसमें होते हैं कुल मिला के 22 मेंबर, जिनमें से 15 होंगे लोकसभा से और 7 होंगे राज्यसभा से। इसके पास कई तरह के फाइनेंशियल पावर्स होते हैं। भारत सरकार के जो फाइनेंस के जो जितने भी मामले हैं जो पार्लियामेंट के पास अगर जाते हैं, जैसे सीएजी की रिपोर्ट है, तो वो पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसे अच्छे से देखती है और फिर वो उसे पार्लियामेंट में टेबल करवा सकती है। तो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं के वी थॉमस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सांसद हैं। के वी थॉमस, आपको ये नाम भी याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आज़ाद भारत का सुप्रीम कोर्ट कब शुरू होता है, किस दिन? तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है कुछ एग्जाम्स में, और वहाँ पे कन्फ्यूजन था 26 जनवरी और 28 जनवरी के बीच में। हालांकि भारत 26 जनवरी को एक गणतंत्र देश बन गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 से शुरू हुआ था। कुछ जगह इसका आंसर 26 जनवरी भी दिया हुआ मिलेगा आपको, ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऑफिशियली 26 जनवरी को शुरुआत हो गई थी, ऐसा कई जगह लिखा हुआ मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि जो सेरेमनी थी वो 28 जनवरी को हुई थी, इसीलिए 28 जनवरी से डेट माना जाता है, 28 जनवरी 1950। 15 अगस्त तो वैसे ही नहीं हो सकता और 37 बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि भारत आज़ाद ही नहीं हुआ था तब। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोर्स्ड हेविली फ्रॉम, इनमें से किस एक्ट से भारत के संविधान ने काफ़ी कुछ बोरो किया है या सोर्स किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि मोंटागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो देखिए, ऐसा तो कोई एक्ट था ही नहीं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जो कि काफ़ी डिटेल्ड एक एक्ट लाए थे ब्रिटिशर्स भारत में गवर्नेंस की पॉलिसी को चेंज करने के लिए, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बदलने के लिए। इसमें कई बदलाव लाए गए थे और उसमें से कई चीज़ें हमने अपने संविधान में भी फॉलो करी हैं। भारत के जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो कौन से आर्टिकल में एंश्राइंड है, किस आर्टिकल में आपको मिलेंगे? आर्टिकल 352 में, 356 या 360? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। 352 बताता है हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, एक्चुअली 352 से लेकर 360 तक बीच में 353, 54, 55 सभी इमरजेंसी से ही डील करते हैं, इमरजेंसी के ही बारे में है। और 352, 56 और 60 स्पेसिफिकली नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिस्क्राइब करते हैं। संविधान के प्रियम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर कब जोड़े गए, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? तो ये जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी भारत में, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई और इसमें इतने बदलाव किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसे कई बार अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया गया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? आपको वो कमेटी का नाम बताना है, माधव कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, श्री कृष्ण कमेटी या अंबेडकर कमेटी? इसका आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी इंदिरा गांधी ने गठित करी थी और स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही आर्टिकल 51A जोड़ा गया भारत के संविधान में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं आर्टिकल 51A में।
इनमें से कौन सा आर्टिकल भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डील करता है, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? 342, 341, 243 या 343? इसका आंसर है 343। 343 आर्टिकल जो है वो लैंग्वेज के बारे में बताता है। तो वो कहता है कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी और उसके साथ साथ इंग्लिश। स्टेट्स अपनी भाषा में अपना ऑफिशियल कामकाज कर सकते हैं, जैसे अगर तमिलनाडु चाहे तो तमिल भाषा में अपने स्टेट का काम कर सकता है, लेकिन अगर तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश के साथ में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है तो वो सिर्फ या तो इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा। तो ये डिसाइड किया गया था आर्टिकल 343 में। एक और चीज़ याद रखिएगा, भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में उन भाषाओं की लिस्ट दी गई है जो कि ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड हैं। वो 22 भाषाएं जो कि संविधान रिकग्निशन जिन्हें देता है, शेड्यूल 8। वो कौन सा आर्टिकल है जो संविधान के अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर के बारे में हमें बताता है? अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो वो किस आर्टिकल के नियमों के तहत होगा? 168, 268, 368 या 468? तो देखिए 468 तो सीधा कैंसिल कर दीजिए, 468 आर्टिकल तो है ही नहीं संविधान में, कुल मिला के 395 आर्टिकल्स ही हैं। तो इसका आंसर है 368। आर्टिकल 368 तय करता है कि आप अमेंडमेंट कैसे करेंगे, अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि कई बार न्यूज़ में रहता है, वो संविधान के कौन से पार्ट में है? तो सबसे पहले ये समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है। ये है आर्टिकल 44 में दिया गया। आर्टिकल 36 से 51 हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है, और ये आर्टिकल सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल सभी हमारे संविधान के पार्ट 4 में हैं। तो आपको ये याद रखना है। देखिए पार्ट्स आपको 1 से लेकर 5 तक एटलीस्ट पता होने चाहिए। वैसे कुल मिला के हमारे संविधान में 22 पार्ट्स हैं। संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको 1 से लेकर 5 तक अगर पता है तो चल जाएगा। जैसे देखिए 1 यूनियन के बारे में बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 जो है वो डिस्क्राइब करता है सिटीजनशिप के रूल्स के बारे में। पार्ट 3 जो है हमारा वो है आर्टिकल 12 से लेकर 35, और उसमें है हमारी फंडामेंटल राइट्स। 4 डिस्क्राइब करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 4A डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई एम सॉरी, नॉट आर्टिकल 4A, पार्ट 4A। और आर्टिकल कौन सा है? 51A। ये डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 5 से शुरू हो जाता है यूनियन, यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में पार्ट 5 में दिया गया है। आपको अगर इतने भी पता हैं तो बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में आने की संभावना काफ़ी कम रहती है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल है? 44। तो ऐसे याद रख लीजिए, जैसे 4 4 दोनों यूनिफॉर्म है, एक ही नंबर है, तो 4 4 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए हुए सदस्यों का रेशियो कितना होता है? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत में कौन कौन से राज्य में है, यानी विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है? तो विधान परिषद है जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटका में, और एक और स्टेट है महाराष्ट्र। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों में विधान परिषद है। और इनमें विधान परिषद में सदस्य चुन के आते हैं कुछ अलग प्रक्रिया से, विधानसभा के से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पे गवर्नर का जो रेशियो है नॉमिनेशन का वो है 1/6। अब आप यहाँ देखिए विधान परिषद में 1/3 मेंबर्स तो हैं वो तो आएंगे मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज़, यानी कि जो पंचायत, ज़िला परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनके जो मेंबर्स हैं वो उन्हें चुनते हैं उनके वोट के द्वारा। फिर दूसरे 1/3 मेंबर आएंगे जो विधानसभा के मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट के एमएलएज हैं वो उनका चुनाव करते हैं 1/3 मेंबर्स का। फिर उसके बाद 1/12 उस राज्य के ग्रेजुएट्स जो 3 साल से उस स्टेट में रह रहे हैं, और उसके अलावा 1/12 टीचर्स जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसी स्टेट में, जो एटलीस्ट सेकेंडरी स्कूल या उससे ऊपर प्रोफेसर जैसी पोस्ट में हो, और 1/6 गवर्नर।
तो ये रेशियो रहता है विधान परिषद के सदस्यों का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किस आर्टिकल के प्रावधानों के तहत किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया है और इसके तहत ये बोला गया कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा जो कि निष्पक्ष चुनाव करवाएगा और इन चुनावों की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर रहेगी, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करेगा और इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होगा। पहले एक ही था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2 किया गया, 2 से बाद में 3 करे गए। इस वक्त 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, याद रखिएगा 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, जिनमें से एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसे कहते हैं CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी होते हैं 2, वो कहलाते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। इस वक्त भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नसीम जैदी। ये भी आप नाम याद रखिए, क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस वक्त, नसीम जैदी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।